अम्मी आप आ गईं। हफ्सा तेज़ी से अपनी माँ की तरफ लपकी और उनके सीने से जा लगी। एक सुकून था जो दोनों माँ बेटी को अपने अंदर उतरता महसूस हो रहा था। जब मुझे मालूम हुआ कि इस घर में मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं तो मैं खुद को यहाँ से आने से रोक नहीं पाई। वो हफ्सा को खुद से अलग करती दूर खड़ी हुरैन को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते बोली। जब हफ्सा ने उन्हें फ़ोन पर हुरैन के बारे में बताया तो वो कितने ही लम्हे साकित खड़ी रह गई। उन्हें तो पहले ही शक था कि उनके शोहर ने उनसे ज़री और हुरैन के बारे में भी यकीनन झूठ बोला होगा, और आज उनका शक सच साबित हुआ। दूर क्यों खड़ी हो हुरैन, यहाँ आओ, अपनी ताई जान के गले नहीं लगोगी। वो अपनी बाहें फैलाते बहुत मोहब्बत से उसे पुकार रही थी, और उनकी इतनी मोहब्बत देख हुरैन तड़प कर उनके सीने से आ लगी। आज पहली बार उसने माँ की मोहब्बत को महसूस किया था। रुखसार बेगम कितनी ही देर उसे खुद में भींचे खड़ी रहीं। उन्हें यह अफसोस था कि वो ज़री और हूर के लिए कुछ नहीं कर सकी थी, मगर आज हूर को देख उनके दिल को सुकून मिला था बहुत। ये मंजर देख वहाँ सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। सब उनके लिए बहुत खुश थे। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा भाई कभी नहीं बन पाया, अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया जो एक भाई से उसे मिलता है। रुखसार बेगम ने जब हुरैन को खुद से अलग किया तो कब से खामोश ये मंजर देखते हारून ने हफ्सा से मुखातिब होकर कहा, जो हुरैन के आंसू साफ कर रही थी। उसकी बात पर हफ्सा के साथ हुरैन भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। पर क्या तुम अपने भाई को माफ़ करके मुझे एक और मौका दोगी, क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। वो शर्मिंदगी से हफ्सा की तरफ देख कर बोला। अपने बाप की बातों में आकर उसने कभी बहन पर तवज्जो ही नहीं दी थी। उस दिन जब असमंद हफ्सा को घर लेकर आया था तब पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसका यह एहसास मज़ीद बढ़ा जब उसे अपने बाप की हरकतों के बारे में मालूम हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका बाप इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है, इसलिए आज वो यहाँ मौजूद था ताकि अपनी गलती की माफ़ी मांग सके अपनी बहन से। आप एक अच्छे भाई हो हारून भाई, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी गलतियाँ इंसानों से होती हैं। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। उसको शर्मिंदा देख हफ्सा ने आगे बढ़कर हाथों को मजबूती से थाम लिया। उसकी बात सुनकर हारून ने खुश होते हफ्सा के साथ हुरैन को भी गले लगाया, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए। यहाँ तो बहन भाई का मिलन हो रहा है, और मुझे लगता है मेरी यहाँ कमी थी जिसे मैं पूरा करने आ गई। रुबाब की आवाज़ पर एक बार फिर सबने दरवाजे की जानिब देखा, जो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए सबको देख रही थी, जबकि उसकी मौजूदगी से असफन के साथ मुस्तफ़ा के भी माथे पर बल पड़े। तुम्हारी कमी ना तो कभी थी और ना कभी होगी, इसलिए बेहतर है कि चली जाओ यहाँ से। मुस्तफ़ा गुस्से से दनदनाता उसके पास आया और सख्ती से उसका बाजू खींचकर उसे वहाँ से निकालना चाहा। बहन हूँ मैं तुम्हारी, तुम मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रख सकते। सब कुछ उसके हाथों से निकल चुका था, इसलिए आज वो यहाँ असफन से बस अपना बेटा मांगने आई थी, मगर सबके सामने अपनी इतनी तजलील पर उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। सही कहा, तुम मेरी बहन हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। जो घटिया हरकत तुम कर चुकी हो ना, उसके बाद अगर कोई और तुम्हारी जगह होता ना तो इस वक्त जिंदा ही ना होता। वो उसको बाजू से खींचता वहाँ से लेकर निकला। उसके पीछे सभी लोग थे। हाथ छोड़ो मेरा मुस्तफ़ा, मैं बस यहाँ अपने बेटे को मांगने आई हूँ, मुझे बस मेरा बेटा दे दो, मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊँगी। वो उसकी गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करवाने की कोशिश करते बोली, मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। कोर्ट का आर्डर तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा अब इस पर कोई हक नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से, अकेली जाओ यहाँ से, और फिर कभी पलट कर मत देखना। मुस्तफ़ा ने बहुत बेदर्दी से रुबाब को दरवाजे के बाहर धक्का दिया, जिस पर वो ज़मीन पर जा गिरी। अपने भाई की आंखों में नफरत देख पहली बार रुबाब की आंखों में आंसू आए। सबको रुबाब की हालत पर रहम तो आ रहा था, मगर मुस्तफ़ा का गुस्सा देख किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। आज से मेरा तुमसे हर रिश्ता ख़त्म, और मैं ऐसी खुदगर्ज लड़की का भाई नहीं बनना चाहता जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी ज़िंदगी के बारे में ना सोचे। इसलिए आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मर गया, हमारी ज़िंदगी से चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। वो उसके मुंह पर ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करता पलटा और अपनी आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से साफ करता सबकी तरफ देखे बगैर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। क्या बात है हुरैन, मैं नोट कर रहा हूँ जब से तुम वहाँ से वापस आई हो तुम उदास लग रही हो, किसी ने कुछ कहा तुमसे? वो बेड पर नीम दराज लेटा उस पर नज़रें जमाए बोला, जो ड्रेसिंग के सामने बैठी बेदिली से अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। जब से वो लोग असफंद के घर से वापस आए थे तब से हुरैन बिल्कुल खामोश थी। सारा रास्ता उसने कोई बात नहीं की। अब उसकी खामोशी से घबरा कर वो अपने मन में चलता सवाल पूछ बैठा, आज मेरा वहाँ रुकने का बहुत मन था, सब लोग कितना इसरार कर रहे थे, पर आपने किसी की नहीं सुनी, खुद तो आ गए और मुझे भी ले आए। मुस्तफ़ा की आवाज़ पर उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका, और आईने में नज़र आते उसके अक्स को देख वो थोड़ा नाराज़गी से बोली। उसकी खामोशी की वजह जान मुस्तफ़ा खुलकर मुस्कुराया। यहाँ इधर आओ मेरे पास। वो उसको हाथ बढ़ाकर अपने करीब आने का इशारा करता बोला, तो हुरैन चेहरे पर नाराज़गी लिए अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ी। वो जानती थी एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर वो मना करती तो वो उसे अपने तरीके से अपने पास ले आता, जो यकीनन उसके लिए अच्छा नहीं था।
तुम 10 दिन अपनी बहन के पास रहकर आई हो, इसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो आज फिर वहां रुकना चाहती थी। मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई थामकर बगैर उसको कोई मौका दिए झटके से अपनी जानिब खींचा। हुरैन जो इस हमले के लिए तैयार न थी, अपना बैलेंस बरकरार न रख सकी और उसके ऊपर आन गिरी। या फिर तुम्हें अपने शोहर के करीब रहना पसंद नहीं? वो अपने एक हाथ से उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करता थोड़ा खफकी से बोला, ऐसी बात नहीं है, वहाँ सब थे, इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूं। कल तक मुझे लगता था मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरा कोई रिश्ता मौजूद नहीं, मगर अब मुझे एक बहन, एक भाई और एक माँ मिल चुके हैं। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। वो जानती थी कि वो उसकी बात से खफा हो गया, इसलिए वो नज़रें झुकाए उसकी शर्ट के बटन से खेलती हुई नर्म लहजे में बोल रही थी, बस इसलिए थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजारना चाहती थी। इस बार उसने नज़रें उठाकर तो मुस्तफ़ा की खुद पर जमी गहरी नज़रों को महसूस किया और गड़बड़ा सी गई, और साथ ही वो उसके ऊपर से उठना चाह रही थी, मगर इतनी जल्दी वो छोड़ने के मूड में नहीं था उसे। तुम्हारी तो फैमिली कंप्लीट हो गई, मगर मेरी फैमिली तो अभी तक इनकम्प्लीट है, उसे कब पूरा करने का इरादा है तुम्हारा? इस बार वो उसके वजूद को अपने हिसाब में लेते शरारत से बोला, मगर हुरैन उसकी शरारत समझ नहीं पाई। अगर रुबाब आप ही में सुधार आ जाए और सबसे माफ़ी मांग ले तो आपकी भी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। वो मासूमियत से बोलती मुस्तफ़ा को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। मैं रुबाब की बात नहीं कर रहा मेरी नासमझ बीवी। इस बार वो उसके नाजुक वजूद को बहुत एहतियात से बेड पर लिटाते हुए बोला। उसकी इस हरकत पर हुरैन की घबराहट में इजाफा हुआ और अपने खुश्क लब तर करती नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं हूँ, तुम हो और हमारे छोटे छोटे 4-5 बच्चे। तब जाकर होगी ना हमारी फैमिली कंप्लीट। वो मज़े से उसे बता रहा था, जबकि उसके मुंह से बच्चों का सुन हुरैन का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हुआ, जिसे छुपाने के लिए वो मुस्तफ़ा के सीने में मुंह छुपा गई। कितने बेशर्म है आप मुस्तफ़ा। उसकी शर्माई और घबराई हुई आवाज़ पर मुस्तफ़ा खुलकर मुस्कुराया और चेहरा थाम कर अपने सामने किया। बेशर्मी की क्या बात है बीवी, 4-5 बच्चे तो मुझे चाहिए, वो शरारत से कहते हुए बोला। तो बताओ, राज़ी हो 4-5 बच्चों के लिए? 5 बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं कैसे संभालूंगी उसे? कितने करने हैं ये बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। मुस्तफ़ा, देखें शायद आपका फ़ोन बज रहा है। मुस्तफ़ा, जिस पर मुस्तफ़ा अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ। मौके का फ़ायदा उठाते हुरैन पल में उससे दूर होती उठ खड़ी हुई। हुरैन, ये क्या हरकत है, वापस आओ। उसकी शरारत समझकर मुस्तफ़ा ने उसे घूरा। आप आराम से लेट कर ये सोचें कि हमारी बेटी में मुझ जैसा क्या क्या होना चाहिए, इतने में मैं चेंज कर लूँ। अब मैं इस हैवी ड्रेस में तो नहीं सो सकती ना। वो उसकी तरफ मुंह बनाती हुई जाकर वॉशरूम में घुसी, जबकि मुस्तफ़ा बेड पर लेटा वॉशरूम के दरवाजे को घूरता रहा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और किसकी इजाज़त से तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? इब्राहिम खान की गरजदार आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी थी, जिसे सुनकर किचन में काम करती रुखसार बेगम मुलाजमा को हिदायत देती लाउंज में दाखिल हुए, जहाँ उनका शोहर गहरालूद नज़रों से अपने बेटे हारून को खड़ा घूर रहा था। मगर हारून के चेहरे के तासुरात बता रहे थे जैसे उसे अपने बाप की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, और कुछ सही करने के लिए मुझे नहीं लगता मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, वो तल्खी से कहता अपने बाप की तरफ देख रहा था। उसके लफ्ज़ों में छुपी काट को महसूस करके इब्राहिम खान का गुस्सा मज़ीद बढ़ा था। मेरी कंपनी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। तुम अभी के अभी उस असफंद के साथ की गई डील को ख़त्म कर रहे हो और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो उसे हुक्म देने वाले अंदाज में बोले, मगर इस बार हारून पे अपने बाप की किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला था। आप असफंद का एहसान मानने की बजाय ये डील ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें बैंकक्रप्ट होने से बचा लिया, वरना आज हमारे सर के ऊपर ये छत भी ना होती। अगर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके हमारा पार्टनर ना बनता तो। हारून ने अपने बाप को असफंद का किया एहसान याद दिलाकर उसको शर्म दिलाना चाहे, मगर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हफ्सा का शोहर है जिसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम उस इंसान से कैसे मदद ले सकते हो? इब्राहिम खान एक नज़र खामोश खड़ी अपनी बीवी की तरफ देखकर फिर से गुस्से में बोले, और आप भी जानते हैं कि मेरी बहन की इज्जत खराब करने में जिस इंसान का हाथ था, आप उसी इंसान से उसका निकाह करवा रहे थे। मैं एक भाई होकर भी उसकी बात ना सुन सका। वो तो शुक्र है हफ्सा खुद से यहाँ से चली गई, वरना न जाने वो शम्स उसके साथ क्या करता। इस बार हारून के लहजे में दुख था, अपनी बहन की हिफाजत ना करने का अफसोस था उसके लहजे में।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक भी है तुम्हारा? इब्राहिम खान माथे पर बल डाले सख्त नज़रों से उसे घूरने लगे। उसे लग रहा था कि असमान ने उसके दिमाग में ये सब बातें डाली हैं, इसलिए वो ये सब यकीन नहीं करना चाहते थे। ये बकवास नहीं, हकीकत है बाबा। आपको क्या लगता है आज जो शम्स खान के साथ हुआ वो इत्तफाक है? वो लम्हे के लिए रुका और अपने बाप की तरफ देखा, जिसके चेहरे के तासुरात यकदम बदले। उसकी कंपनी को बर्बाद करके उसे गैर कानूनी काम की वजह से जेल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, असमान ही है। उसने 6 साल पहले हमारी हफ्सा के साथ जो किया उसका बदला लिया है असमान ने उससे। हारून ने जैसे इब्राहिम खान के सर पर बॉम्ब फोड़ा, उसके तो वहमो गुमान में ना था कि शम्स खान उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर चुका है। उसकी हमेशा से ही उनकी बेटी पर गलत नज़र थी और वो पहचान नहीं सके। जो काम आपको या मुझे करना चाहिए वो काम असफन ने किया। ये देखकर मुझे बहुत शर्म आती है बाबा। आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि आपके गुनाहों की सज़ा आपकी बेटी को मिली। इस बार हारून का लहजा साफ था। उसकी बात पर रुखसार बेगम की आंखें नम हुई। तुम किन गुनाहों की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। इस बार इब्राहिम खान थोड़ा गड़बड़ा से गए, जबकि अपने बाप की बात पर हारून तंजिया मुस्कुराया। अपने भाई को जान से मारने का गुनाह, फिर चंद प्रॉपर्टी के पैसों के लिए अपनी उसी भाई की बेटी की जान का दुश्मन बनने का गुनाह, और न जाने आपने कितने और गुनाह किए होंगे बाबा, जिनसे हम आज तक अनजान हैं। जिंदगी में पहली बार उसे अपने बाप से नफरत से महसूस हो रही थी। वो अपने बाप की बातों पर आकर भटक गया था, मगर वक्त रहते उसकी आंखें खुल गई। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए? बोल देना कि ये सब झूठ है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तल्खी से बोलता अपने आंसू बहाती माँ के करीब आया और नरमी से उनके आंसू साफ किए। आज तक आपने सिर्फ खुद से मोहब्बत की है बाबा। ना आप एक अच्छा शोहर बन पाए और ना ही एक अच्छे बाप, और आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती है। वो अपनी माँ के गिर्द बाजू हाइल करते हुए उन्हें अपने साथ लिए आगे बढ़ गया था। और हाँ, एक आखिरी बात। जाते जाते वो रुका और पलट कर अपने बाप की जानिब देखा, जो किसी बुत की तरह खामोश खड़े थे। आपको जो चाहिए था आपको मिल चुका, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी दोनों बहनों की खुशियाँ बर्बाद ना करें, उन्हें अकेला छोड़ दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा, जो आपके लिए अच्छा हरगिज़ नहीं होगा। मजबूत लहजे में बोलता वो अपनी माँ को लिए वहाँ से निकल गया, जबकि उसका कहा एक एक लफ्ज़ इब्राहिम खान के कानों में कितनी ही देर तक गूंजता रहा। क्या बात है हादी बेटा, आप सोए क्यों नहीं? कोई बुरा ख्वाब देखा आपने? वो उस वक्त हादी को यहाँ खड़ा देख थोड़ा परेशान हुआ और झुककर उसको गोद में उठाकर दरवाज़ा बंद करता अंदर ले आया अपने कमरे में। हादी बेटा क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? उसको जागता देख हफ्सा भी परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। डैड और मामा, मैं आप दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ, और इसको किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। वो एक नज़र दोनों की तरफ देखता संजीदगी से बोला, जबकि उसकी बात पर हफ्सा और अफसफन ने नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखा। जाने ऐसी क्या बात थी जो वो करने आया था? ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है बेटा जिसे किए बगैर आपको नींद नहीं आ रही? असफंद उसको गोद में लिए बेड पर आ बैठा और हफ्सा को भी बैठने का इशारा किया, जिस पर वो भी उसके बराबर बैठ चुकी थी। वो बात ये है डैड कि मुझे अब एक नहीं 2 बहनें चाहिए। जिस तरह हारून मामू की 2 बहनें हैं, मामा और हुरैन मामी, बिल्कुल मुझे ऐसी 2 बहनें चाहिए। वो मासूमियत से कहता उनकी तरफ देखने लगा, जबकि उसकी नई फरमाइश पर हफ्सा की आंखें मजीद खुल गई। उसके तासुरात देख असफर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका। वो भी अपने बेटे की एक बहन की फरमाइश को पूरा नहीं कर पाया था। वो अभी अपने बेटे की एक बहन की फरमाइश पूरी नहीं कर पाया था और ये दूसरी बहन की फरमाइश करने आ गया। ठीक है बेटा, आपका हुक्म सर आंखों पर, ये आपकी नई फरमाइश को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। वो मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमता आंखों में शरारत लिए हफ्सा की तरफ देखने लगा, जो उसकी बात पर उसे घूरने लगी। डैड आप ग्रेट हो, और मामा आप भी। अपने बाप की बात सुन वो खुशी से झूम उठा। और डैड एक और बात, मैं आज रात आप दोनों के पास सोना चाहता हूँ, मुझे आज वहाँ नींद नहीं आ रही। वो असफन की गोद से उतरकर बेड पर लेटता हुआ बोला, और उसकी बात सुनकर इस बार हंसने की बारी हफ्सा की थी, मगर हादी की मौजूदगी महसूस करके वो अपनी हंसी दबा गई। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। वो अपनी जगह से उठता हुआ हफ्सा के कान में सरगोशी करते अंदाज में बोला और लाइट बंद करता अपनी जगह पर जाने लगा कि टेबल पर रखा उसका मोबाइल बजा। इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है? उसे हैरानी हुई थी वक्त देखकर, जबकि हफ्सा जो लेट चुकी थी मोबाइल की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। हाँ बोलो हारून, इस वक्त फ़ोन क्यों किया? सब खैरियत तो है ना? हारून की कॉल रिसीव करते वो परेशानी से बोला, मगर जवाब में हारून ने जो कहा उसे सुनकर वो अपनी जगह साकित रह गया था। ठीक है हम आ रहे हैं, तुम हौसला रखो। फ़ोन कट करता वो मुड़ा ही था, मगर हफ्सा को अपने पीछे खड़ा देखकर रुका। क्या हुआ? क्या कह रहे थे हारून भाई? उसके अंदाज में बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी, जो असमत बखूबी महसूस कर सकता था। तुम्हारे बाबा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उनके बचने की उम्मीद नहीं, हमें जल्दी चलना होगा। असमत न जाने और क्या कह रहा था, मगर हफ्सा तो ये खबर सुनकर उसकी बाहों में झूल गई थी।
अगर तुम यहाँ मेरी हालत का मजाक उड़ाने आई हो या मुझ पर तरस खाने आई हो तो फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। वो जेल की चारदीवारी पर नजरें जमाए सख्त लहजे में बोला था। उसने एक बार भी आने वाले की तरफ पलट कर देखने की कोशिश नहीं की थी। जो खुद काबिले रहम है वो दूसरों का क्या मजाक बनाएगी। इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मजाक बनाने या तुम पर तरस खाने नहीं आई। आज उसके लहजे में किसी किस्म की काट नहीं थी, तंज नहीं था, जिसे शम्स खान बखूबी महसूस कर सकता था। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। बात करना तो दूर की बात है, आज अगर मैं इस हालत में हूँ ना तो उसकी वजह सिर्फ तुम और रुबाब जमान शाह, सिर्फ तुम। इस बार झटके से वो उसकी जानिब पलटता हुर्राया था, जबकि उसका इतना शदीद रद्द-ए-अमल देख रुबाब एक लम्हे के लिए गड़बड़ा सी गई। जो कुछ हमने किया साथ मिलकर किया, मगर उसकी सज़ा सिर्फ मुझे मिली और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो और मैं यहाँ इस कैद में हूँ। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसके गैर कानूनी काम की खबर पुलिस तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं, असफंद ही था। उसने बहुत दिमाग के साथ गेम खेला और वो उसके प्लान से अनजान था। अगर वो अपनी ज़िद छोड़कर रुबाब की बातों में ना आता तो इस वक्त वो यहाँ मौजूद ना होता और अब वो बुरी तरह पछता रहा था। मगर अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। तुम तो कुछ महीने इस जेल में रहकर अपनी सज़ा काट लोगे, या शायद तुम्हें यहाँ इतने दिन भी ना रहना पड़े, क्योंकि तुम्हारे डैड कुछ ना कुछ करके तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। मगर मैं, वो अपनी बात कहकर एक लम्हे के लिए रुकी और शम्स की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर पछतावा साफ जाहिर था। मेरी सज़ा तो ज़िंदगी भर की है शम्स, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। अपनी मोहब्बत में अंधे होकर मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। एक की मैंने इज्जत बर्बाद, एक की मेरी वजह से जान भी जा सकती थी। वो चेहरे पर शर्मिंदगी लिए उसके सामने अपने गुनाह का इतराफ़ कर रही थी, जबकि शम्स चेहरे पर हैरानी लिए उसे देख रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसने उस रुबाब शाह की आंखों में आंसू देखे जो दूसरों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ ना देती थी। और मेरी यही सज़ा है कि मैं एक बेटा और भाई होने के बावजूद अकेले ज़िंदगी गुजारूं। वो एक नुक्ते पर नज़रें जमाए बोल रही थी। रुबाब जमान शाह अपने गुनाह खुद कबूल कर रही है। इन सब बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शम्स इस बार खुद को रोक नहीं पाया था, इसलिए फ़ौरन बोला, कल अपने भाई और वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हासिल की ही नहीं, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा। इसलिए फैमिली होते हुए भी मैं आज तक बिल्कुल तन्हा हूँ। इस बार उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो शम्स भी महसूस कर सकता था। अपने भाई की आंखों और लफ्ज़ों में छुपी नफ़रत को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। उसने आहिस्ता से अपने रुखसार पर फिसले आंसुओं को साफ किया और शम्स की जानिब देखा, जिसकी आंखों में अब उसके लिए नफ़रत नहीं थी। खैर, मैं बस यहाँ आखिरी बार तुमसे मिलने आई थी, क्योंकि कल मैं लंदन वापस जा रही हूँ। शायद ज़िंदगी भर फिर कभी मुलाकात ना हो। अपनी बात कहकर उसने मुस्कुराना चाहा, मगर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। क्या तुम इस बार हमेशा के लिए जा रही हो? उसे रुबाब की हालत देखकर दुख तो हुआ, मगर वो सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगर मेरे किसी अपने ने मुझे माफ़ कर दिया तो शायद वापसी का सोच लूँ, पर जो कुछ मैं उन सब के साथ कर चुकी हूँ, इसके बाद शायद ही कोई मुझे माफ़ कर पाए। वो अपनी बात कहकर जाने के लिए पलटी, मगर शम्स की आवाज़ पर उसके कदम अपनी जगह रुके। यहाँ से निकलने के बाद मैं तुमसे रब्ता करूँगा, आखिर हम दोस्त तो हैं ही। शम्स की बात पर वो होले से मुस्कुरा दी और जाने के लिए पलट गई। शम्स वहाँ खड़ा उसको जाता देखता रहा, जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई। 5 साल बाद। क्या हुआ हादी बेटा, आप यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? हफ्सा, जो अभी किचन से काम से फारिग होकर लाउंज में आई थी, हादी को सोफे पर मुंह लटकाए बैठा देख फिक्रमंदी से उसके करीब आए। और ये सब क्या हाल बना रखा है अपनी अपनी बुक्स का? ये सब ऐसे क्यों बिखरी पड़ी हैं? उसकी नज़र टेबल पर बिखरी हुई किताबों की तरफ पड़ी तो वो इस बार थोड़ा हैरानी से बोली, ये सब मैंने नहीं किया मामा, मेरी बुक्स का ये हाल बनाने वाली एंजल्स हैं। वो हफ्सा के सवाल का जवाब मासूमियत से देता टेबल पर बिखरी अपनी चीज़ों को उठाने लगा। उसके मुंह से एंजल्स का लफ्ज़ सुन हफ्सा को गहरा सांस उसके मुंह से एंजल्स का लफ्ज़ सुनकर हफ्सा गहरा सांस भरकर रह गई। उसकी एंजल्स और कोई नहीं, उसकी जुड़वा छोटी बहनें उस्वा और उर्वा थी। 4 साला उस्वा और उर्वा, जो हर वक्त अपनी शरारतों से अपने 10 साला भाई को तंग करती थी। उन दोनों ने ऐसा क्यों किया? आपने डांटा क्यों नहीं उन्हें? मैं खबर लेती हूँ उन दोनों की। अपने भाई को कौन ऐसे तंग करता है? हफ्सा उसके साथ सब बुक समेटती थोड़ा नाराज़गी से बोली, जबकि उसके मुंह से एंजल्स को डांट पड़ने का सुन वो थोड़ा घबराया। नहीं मामा, आप उन्हें डांटिएगा मत, दरअसल वो दोनों मेरे साथ खेलना चाहती थी। मैंने
लेकिन मुझे स्कूल का होमवर्क करना था। बस मेरे मना करने पर वो दोनों मुझसे नाराज़ हो गईं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसने फ़ौरन उनकी साइड ली। अपनी बहनों की गलती होने के बावजूद उसे उनकी साइड लेता देख हफ्सा ने बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। वो अपनी छोटी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था, उनके नखरे उठाता। वो दोनों हमेशा उसे तंग करती रहती मगर वो उफ तक ना करता। हफ्सा को आज भी याद है जब पहली बार उसने अपनी बहनों को देखा। उस दिन हाथी की खुशी देखने के लायक थी। उसको 2 बहनों की फरमाइश एक साथ पूरी की थी अल्लाह पाक ने, और आज उस दिन से आज तक वो एक बड़े भाई की तरह उनका ख्याल रखता था। हालांकि वो खुद 10 साल का बच्चा था मगर अपनी बहनों के लिए वो बड़ा भाई था। उसकी उसवा उर्वा के लिए इतनी मोहब्बत देख असमद और हफ्सा के साथ साथ हयात साहब का भी दिल मुतमईन हो जाता। अगर वो दोनों कुछ गलती भी कर देती तो हफ्सा को उन्हें कुछ कहने नहीं देता था, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हदीद के बेटे 2 साल असद से भी बहुत मोहब्बत करता था मगर हदीद ने अपना बिजनेस मुल्क के बाहर सेट कर लिया, जिस वजह से वो अपनी बीवी और बेटे के साथ वहीं सेटल हो गया। हर दूसरे महीने वो सब मिलने आते रहते। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं कहती, इसलिए तुम्हें अब उन्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसका स्कूल बैग अच्छी तरह सेट करने के बाद वो इधर उधर देखते बोली, और 2 सीटर सोफे के पीछे नजर आते नन्हे वजूद को देख वो अपनी जगह से उठकर उस तरफ गई, जबकि हाथी रोकता रह गया था उसे। वो दोनों शरारत करके अपनी माँ की डांट से बचने के लिए हमेशा ऐसे चुप जाती थी। जब आप दोनों की मामा की डांट से इतना डर लगता है ना आपको, तो आप दोनों इतनी शरारत क्यों करती हो? वो अपने भाई की बुक्स क्यों ख़राब की आप दोनों ने? वो दोनों के नाजुक हाथों को थामती हाथी के करीब सोफे पर आ बैठी और बारी बारी दोनों से सवाल करने लगी, जो माँ के साथ लहजे पर डर रही थी। हाथी भाई हमारे साथ खेलने से मना कर रहे थे, और हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं तो हमने उसके साथ, तो हम किसके साथ खेलते? आप दोनों जानती हैं ना, जब हाथी भाई की टीचर उनकी ख़राब बुक्स देखेंगी तो आपके हाथी भाई को डांट पड़ेगी। आपको अच्छा लगेगा जब उनकी टीचर डांटेगी उन्हें। वो उन दोनों के मासूम चेहरों को देखते सवाल कर रही थी, जिस पर दोनों ने अपनी गर्दन जोर से नफ़ी में हिलाई। तो आप दोनों आइंदा ऐसा नहीं करेंगी? चलो अब दोनों अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से भाई से सॉरी बोलो। उन दोनों के रुखसार पर हाथ फेरती वो बहुत मोहब्बत से समझा रही थी उन्हें। जी हाथी भाई, हम अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब तो आपकी टीचर आपको नहीं डांटेगी ना? दोनों अपनी जगह से उठकर हाथी के सामने आ खड़ी और चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लिए उससे माफ़ी मांग रही थी, जबकि हाथी के साथ हफ्सा भी मुस्कुरा दी। नहीं, अब नहीं डांटेगी। वो बारी बारी दोनों के फूले गालों को चूमता बोला तो दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अच्छा मामा, हम खेलने जा रहे हैं। भाई जब आपका काम हो जाए तो आप भी हमारे साथ आ जाना खेलने। माफ़ी मिलते ही दोनों वहाँ रुकी नहीं थी, अपनी बात कहती तेज़ी से वहाँ से निकल गई, जबकि हफ्सा उन्हें आवाज़ें देती रह गई। बहुत शरारती होती जा रही हैं ये दोनों, मेरी तो सुनती ही नहीं। उनकी तेज़ी पर वो परेशानी से बोली तो हाथी मुस्कुरा दिया। अरे हाँ बेटा हाथी, मैंने तुमसे कल कहा था कि अपनी मॉम से बात कर लेना, तुमने कर ली थी ना? पिछले कुछ दिन से तुम उन्हें कॉल नहीं कर रहे हो। हफ्सा के एकदम याद आया तो वो उससे पूछ बैठी। पिछले 2 साल से रुबाब हफ्सा के टच में थी। लंदन जाने के 3 साल बाद वो हफ्सा के साथ बाकी तमाम लोगों से माफ़ी मांगने की हिम्मत कर पाई, और सब उसे माफ़ कर चुके थे सिवाय मुस्तफ़ा के। उसने हफ्सा और असफन से इजाज़त ली थी अपने बेटे से बात करने की, जो हफ्सा ने खुशी खुशी दे दी। असफन को जब मा असफन को जब मालूम हुआ तो उसने इतराज़ किया, मगर हफ्सा उसे ये कहकर खामोश करवा चुकी थी कि वो उसकी माँ होने का हक नहीं छीन सकती उससे। वो सिर्फ उससे बात करना चाहती है, और उसके लिए उतना तो वो कर ही सकती है। ठीक है मामा, मैं अपना होमवर्क करने के बाद बात कर लूँगा। हादी अपनी माँ से मोहब्बत तो नहीं करता था मगर अब उसकी इज्जत करने लगा। वो भी हफ्सा की बातों का ही असर था, और उसी के कहने पर वो उस सबसे बात भी कर लेता था और उसी के कहने पर वो उससे बात भी कर लेता था। मेरा प्यारा बेटा, अब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लो, मैं इन दोनों को देख लूँ ज़रा, तुम्हारे डैड भी आने वाले हैं फिर। वो मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमती अपनी जगह से उठकर लॉन की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी दोनों शहजादियाँ इस वक्त वहीं मौजूद होंगी।